तो हमें ये पता है कि सरकारों को माओवादी मुक्ति आंदोलन के सामने समर्पण तो करना है और इस आंदोलन को एक एक स्टेट तक लेके जाना है। और वो जो तथागत बुद्ध का भारत था, अखंड भारत, म्यांमार से लेके ईरान इराक तक, वही भारत बनेगा। तो 90% भारत के लोग, उनके पूर्वज बौद्ध थे और वो घर वापसी करेंगे। सरकारें अल्पमत में आ जाएंगी क्योंकि वोट तो यहीं से जाना है। तो हमारे की लड़ाई किसी और से नहीं है। हमारा तो जो बौद्धों के मंदिर में अवैध लोग बिठा रखे हैं, तो कुछ ब्राह्मण, 4 ब्राह्मण के हाथ में कब्जा दिया हुआ है जो बौद्ध नहीं है, अबौद्ध है। हमारा उनको उनसे मुक्ति चाहिए। हमारे किसी धर्म से लड़ाई नहीं है। माओवादी टेम्पल हमारा है और हम उसे लेकर रहेंगे। उससे अलग किसी और बात पे समझौता नहीं हो सकता। मतलब आपने वहाँ तो एक ट्रस्ट बना के उनके हाथ में दे दिया, वहाँ पुजारी रख दी, उनकी बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें कर दी और वो पक्की नौकरी जैसी कर दी और बाद में उनको वो भी मिलेगी, पेंशन भी। तो भाई बाकी जगह क्या, ये छल है और ये छल सरकारें मिलके कर रही हैं। ज्यादा दिन चलेगा नहीं है। जो लोग कभी बुद्ध की बात नहीं करते आज भी अपने आप को बौद्ध कहने लगे हैं। आंदोलन लोगों के अंदर से निकलने लगा है, लोग आंदोलित हो रहे हैं और ये हमारी पहली कामयाबी है। और धीरे धीरे आंदोलन जो फैल रहा है ना, इससे पता लग रहा है कि अब कामयाबी ज्यादा दूर नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में जहां संसद का सत्र चल रहा है, ये मुद्दा संसद में भी उठ रहा है, बिहार विधानसभा में उठ रहा है। बीटी एक्ट 1949 को हटाने की मांग हो रही है। बोधगया में बुद्धिस्टों का ही भागीदारी हो, इसको लेकर आंदोलन चल रहा है। आज देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर ये बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट हुआ। मेरे साथ दिल्ली के पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री, दिल्ली के पूर्व विधायक और सीनियर बहुजन समाजवादी के, आप सोशल रिफॉर्मर कह सकते हैं, समाज सुधारक कह सकते हैं, जिन्होंने मिशन जय भीम के लिए अपनी सत्ता तक छोड़ दी। वो राजेंद्र पाल गौतम है, वो बोधगया भी गए थे और अब जंतर मंतर पर इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, संसद में भी सवाल उठ रहा है, विधानसभा में भी कोई रिस्पॉन्स आ रहा है सरकार की तरफ से? नहीं, सरकार की ये फितरत होती है, पहले मुद्दों को इग्नोर करो। जब कोई आंदोलन चलता है पहले सरकारें इग्नोर करती हैं, फिर दूसरा हथियार होता है आंदोलन को कुचल दो शक्ति से, बल प्रयोग करके। और उसके बाद भी जब आंदोलन नहीं रुकता तो फिर उनका लास्ट में क्या होता है, सरकारें समर्पण कर देती हैं। तो हमें ये पता है कि सरकारों को माओवादी मुक्ति आंदोलन के सामने समर्पण तो करना है। हाँ, इसमें अभी टाइम लगेगा, मुझे पता है कि इतनी जल्दी समाधान नहीं होगा। अभी जो सबसे बड़ा हमें काम करना है, पूरे देश से लोगों को जोड़कर एक इसकी बहुत बड़ी समिति का गठन करना है, जिसमें तमाम राज्यों के प्रतिनिधि होंगे और इस आंदोलन को एक एक स्टेट तक लेके जाना है। स्टेट की टीम के माध्यम से फिर जिलों तक लेके जाना है, जिलों के माध्यम से फिर गांव तक लेके जाना है। और वो जो तथागत बुद्ध का भारत था, अखंड भारत, म्यांमार से लेके ईरान इराक तक, वही भारत बनेगा। और उसके लिए जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, मी भारत बौद्ध में करी, मैं भारत को बौद्ध में करूँगा। लेकिन वो दीक्षा लेने के 1 महीने 22 दिन बाद महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। अब जब से 5 अक्टूबर 2022 से हमने 12,000 लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा दिल्ली के अंदर ली, उसके बाद मुझे बेहद खुशी के साथ शेयर कर रहा हूँ, कम से कम 30 लाख लोग अब तक भारत के अलग अलग कोने में अलग अलग समारोह में बौद्ध धर्म की दीक्षा ले चुके हैं। और दूसरी खुशी की बात यह है कि चूँकि ये इतिहास बताता है, भारत के SC ST OBC इनके पूर्वज बौद्ध थे और माइनॉरिटी में भी 90% लोग कन्वर्टेड हैं, जो किसी धार्मिक जो जातीय उत्पीड़न की वजह से कन्वर्ट किए। कोई सिख बना, कोई ईसाई बना और कोई मुस्लिम बना। तो अगर पूरी संख्या जोड़ दी जाए तो 90% भारत के लोग, उनके पूर्वज बौद्ध थे और अब वो घर वापसी करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे लोग अपने पूर्वजों का इतिहास जानेंगे, अपनी सांस्कृतिक विरासत धरोहर की को समझेंगे, तो वो उसकी मुक्ति के आंदोलन में जुड़ते चले जाएंगे, बौद्ध धर्म को ग्रहण करते चले जाएंगे। दीक्षा के प्रोग्राम बढ़ते रहेंगे, बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद ये सरकारें अल्पमत में आ जाएंगी क्योंकि वोट तो यहीं से जाना है। हमारे ही वोट से सत्ता में, हमारे अज्ञानता की वजह से ये लोग ताकतवर बने हुए हैं। तो जब हमारे अज्ञान का अंधेरा दूर होगा, प्रकाश आएगा बुद्ध का और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, उसके बाद शायद आंदोलन की भी जरूरत ना पड़े। उसके बाद सरकारें खुद ही मुक्त कर देंगे और ये जल्दी होने वाला है। मैं आपको बता दूं, बहुसंख्यक जो है OBC आबादी है, उसको लगता है कि ये शायद वहाँ से हिंदुओं को हटाना चाहते हैं, जबकि वहाँ नहीं, हिंदू नहीं है वहाँ पे। वहाँ तो कुछ ब्राह्मण, 4 ब्राह्मण के हाथ में कब्जा दिया हुआ है, 4 बौद्ध 4 ब्राह्मण हैं। तो हमारे की लड़ाई किसी और से नहीं है। हमारा तो जो बौद्धों के मंदिर में अवैध लोग बिठा रखे हैं, जो बौद्ध नहीं है, अबौद्ध हैं, हमारा उनको उनसे मुक्ति चाहिए। हमारे किसी धर्म से लड़ाई नहीं है। खासकर शाक्य वंश के जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। विधानसभा में 2-2, 3-3 कुशवाहा समाज के विधायकों ने बोला है। तो क्या जो SC ST OBC के लोग हैं उसमें भी जागरूकता करने की कोशिश है उनको? कितनी खुशी की बात है, पहली बार हुआ है कि बिहार की विधानसभा में कई सारे विधायकों ने माओवादी टेम्पल की मुक्ति के लिए वहाँ पे आंदोलन किया, वहाँ पे आवाज़ उठाई है।
संसद के अंदर हमारे साथी भाई चंद्रशेखर ने उठाई है, अभी अनेकों हमारे विधायक सांसदों से बात हो रही है, अभी सत्र चल रहा है संसद में, अभी महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए और भी बहुत सारे सांसद आवाज़ उठाने वाले हैं और ये आवाज़ बढ़ती जाएगी, कम होने वाली नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ठीक है भाईचारा बने, अगर बुद्धिस्टों को भी तमाम हिंदू मंदिरों में भागीदारी दे दी जाए तब आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे। देखिए पहली बात तो ये जो ना एक ऐसा सवाल है हाइपोथेटिकल है जो होगा नहीं, क्योंकि अभी आपने देखा जहाँ राम मंदिर बना हुआ खुदाई में तो साकेत नगरी बुद्ध की नगरी निकली, सारे अवशेष बुद्ध के निकले, और उसकी जब कमेटी बनाई उस कमेटी में एक भी ओबीसी नहीं है। जब वहाँ नहीं बनाई वो बनाएंगे, क्या बनाएंगे? ये सब मैं झूठी हाइपोथेटिकल बातों में भरोसा नहीं करता। मैं जानता हूँ महाबोधि टेम्पल हमारा है और हम उसे लेकर रहेंगे, उससे अलग किसी और बात पे समझौता नहीं हो सकता। बहुत सारे बुद्ध विहार हैं जहाँ कोई सूद लेने वाला नहीं है, आप लोग महाबोधि बौद्ध गया को ही क्यों बौद्ध विहार नहीं, ऐसे मंदिर भी हैं, ऐसे तो मंदिर भी मिल जाएंगे जहाँ कोई सूद नहीं लेता, उससे क्या मतलब है? ये कोई सवाल थोड़ी ना है। और दूसरी बात, बौद्ध विहारों में ऐसा कहीं नहीं कोई सूद लेने वाला नहीं है। हर जगह संडे को वहाँ पर त्रिशरण पंचशील का पाठ होता है, बुद्धांडी धम्मा का पाठ होता है, और धीरे धीरे चूंकि बौद्धों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन बाकी जो सारनाथ है या कुशीनगर है या ये सब सरकार ने अपने कंट्रोल में कर रखा है, नालंदा है, तक्षशिला है, इस सबको। मैं तो ये कह रहा हूँ जितने भी ऐसे धार्मिक स्थल पूरे देश के अंदर हैं, सारे के सारे सरकार अपने दिन ले ले। हम तो कह रहे हैं ले, उसमें किसी भी प्राइवेट आदमी क्यों उससे जो फंड जो इनकम जनरेट होती है उसको अपने घर में क्यों लेके जाए, उनमें क्यों बटे वो? तो आप लोग को लग रहा है कि बोध गया में जो दान आ रहा है जो वो चोरी हो रही है या गलत हाथों में जा? भाई ये बताइए, महाबोधि महाविहार में जो बौद्ध लोग पूरे दुनिया से आते हैं, चूँकि वो बौद्धों की आस्था का केंद्र है, तथागत बुद्ध को वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहाँ जो दान आता वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में कुछ भी पैसा खर्च हो रहा हो तो बताओ। कोई अस्पताल बनाया हो, कोई बौद्ध संस्कृति के लिए कोई कॉलेज खोला हो, पाली का विस्तार के लिए कोई कॉलेज खोला हो तो बता दो, तो फिर वो पैसा जा कहाँ रहा है? वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध संस्कृति के प्रचार प्रसार पर खर्च हो ही नहीं रहा। ना कोई बौद्ध संस्कृति का स्कूल, नालंदा बौद्ध जो एक कितना बड़ी यूनिवर्सिटी थी बौद्धों की, इसी तरह बौद्धों की यूनिवर्सिटी बना दो, कम से कम उसमें लोग पढ़ेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, लोग जीवन में तरक्की करेंगे, कुछ तो भला होगा। वो पैसा जा कहाँ रहा है? सरकार, अगर उसने सरकार ने ऐसा सिस्टम बना रखा है जिसका चेयरमैन डीएम है, तो मुख्यमंत्री जिसको चाहेगा, डीएम जिसको चाहेगा, वहाँ उस पैसे को दे देता है। बौद्ध संस्कृति के विकास पे तो खर्च हो नहीं रहा है। इसलिए हमें महाबोधि महाविहार मुक्त चाहिए, इससे अलग कोई समझौता नहीं हो सकता। एक चीज़ देखने में आया, मायावती जी ने जो नोएडा पार्क बनाया, लखनऊ का पार्क बनवाया, जो बहुजन समाज के धरोहर है उसको सरकार कब्जे में ले लेती है। राम मंदिर के लिए एक ट्रस्ट बना दी जाती है, इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये भी भेदभाव? यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये भेदभाव है, छल है, धोखा है। मतलब आपने वहाँ तो एक ट्रस्ट बना के उनके हाथ में दे दिया, वहाँ पुजारी रख दी, उनकी बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें कर दी और वो पक्की नौकरी जैसी कर दी, और बाद में उनको वो भी मिलेगी, पेंशन भी। तो भाई बाकी जगह क्या? ये छल है, और ये छल सरकारें मिल के कर रही हैं, ज़्यादा दिन चलेगा नहीं है। इस छल का पर्दाफाश करेंगे। आपके हिसाब से कितने धर्म के अनुयायी हैं अगर भारत के लिहाज से बात करें तो? जो देखिए, अगर आप 2011 में पहले लास्ट जनगणना हुई है उस पर जाएंगे तो 1% से कुछ कम निकलेगा, लेकिन आज अगर आप इंडिविजुअल सर्वे करेंगे तो पूरे भारत में कम से कम 15 से 20 करोड़ लोग आपको बुद्ध को मानने वाले मिलेंगे, और जो लगातार बढ़ रहे हैं। हर साल उसमें 50-60 लाख की इजाफा होता जा रहा है। शाक्य वंश के लोग उससे खुद को जोड़ते हैं, सम्राट अशोक से जोड़ते हैं, मौर्य हैं, कुशवा हैं, सैनी हैं, तमाम दलित पिछड़ी जातियां, वंचित जातियां। सोनेलाल पटेल जी ने धम्म की दीक्षा ली। बीपी मंडल जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले बोध गया गए थे। तो क्या उस समाज से भी बात की कोशिश हो रही है या आप लोग को आइसोलेट किया जा रहा है कि ये सिर्फ एससी समाज इससे जुड़ा हुआ है? सबसे बात चल रही है, उसमें SC ST OBC के लोग, माइनॉरिटी के लोग, सब लोग जुड़ते जा रहे हैं। और वैसे भी ये सबको एहसास हो गया, हमारे पूर्वज बौद्ध थे, तो SC ST OBC के लोग तो तेजी से बौद्ध बनते जा रहे हैं। यही वजह है कि अगली जनगणना टल रही है, जाति जनगणना होनी चाहिए, वो इसीलिए टल रही है क्योंकि जब वो होगी तो पता लगेगा कि 90% SC ST OBC है, और साथ ही साथ फिर बौद्धों की संख्या भी करोड़ों में आएगी। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स अच्छा है, सरकार की तरफ से नकारात्मक है, जनता की तरफ से सकारात्मक है। आंदोलन बढ़ रहा है, पूरे देश में नहीं दुनिया में फैलता जा रहा है, और ये इतना फैलेगा सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, सरकार झुक जाएगी, मुझे पता है। तो ये तस्वीरें आप दूसरे विंडो में देख रहे हैं कि देश भर से जो बुद्धिस्ट हैं, धर्मगुरु हैं, वो जमा हुए हैं
कुछ धम्म गुरु हैं, मैं उनसे बात करने की भी कोशिश करूंगा जो दिल्ली में आए हैं और वो बोधगया में है। क्या क्या सर, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? क्या समाज से मदद मिल रही है? जागरूकता पहुंची है लोगों तक? तो सबसे पहले मैं नेशनल दस्तक को साधुवाद देता हूं कि इस आंदोलन में आप अपनी सक्रिय भूमिका में खड़े हैं। हम लोग तो सर खबर दिखाना काम है, क्या करें। खड़े हैं। दूसरी बात यह है, इस समय ये आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। भले ही वहाँ 100, 200, 400 लोग दिखते हैं बैठे हुए, लेकिन उसके पीछे लोगों की जो भावनाएं हैं, हर जिले में प्रदर्शन होना, ज्ञापन देना बड़े पैमाने पर शुरू हुआ है। अगर मैं पिछले 50 वर्षों में इस आंदोलन को देखूं तो पहले भी आंदोलन था, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए, लेकिन वो जन आंदोलन नहीं बन सका क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था। इस समय सोशल मीडिया की एक महती भूमिका है। जो जो आंदोलन लंबा हो रहा है, त्यों तो जन समर्थन ज़्यादा हो रहा है। जैसे आज हम देखते हैं, जो लोग कभी बुद्ध की बात नहीं करते थे, आज वे अपने आप को बौद्ध कहने लगे हैं। अब जो अपने आप को बौद्ध कह रहे हैं, आज वो बुद्ध की विरासत की बात कर रहे हैं। आंदोलन लोगों के अंदर से निकलने लगा है, लोग आंदोलित हो रहे हैं और ये हमारी पहली कामयाबी है। दूसरी बात, पहले कभी भी विधानसभा लोकसभा में ये बातें नहीं उठी। इस बार बिहार की विधानसभा में भी 4 बार बात उठी है और बड़ी दृढ़ता से उठी है। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी लोकसभा में 2 बार इस बात को बड़ी दृढ़ता से उठाया है। लोकसभा में आवाज़ का उठना, विधानसभा में 4-4 बार आवाज़ का उठना, ये केवल 4-5 लोगों की बात नहीं है, उनके पीछे बहुत बड़ा जन सैलाब खड़ा होता है। क्योंकि मैं बिहार में केवल धरने पर ही नहीं, बिहार के बहुत सारे जो सीमांत क्षेत्र हैं वहाँ से मैं जुड़ा रहता हूँ, वहाँ भी लोगों में बड़ी चेतना आ रही है। समूह के समूह लोग आ रहे हैं, छोटे छोटे संगठन भी अपनी भूमिका वहाँ निभा रहे हैं। तो वहाँ बैठने के बाद पता लगता है आज पूरा देश एक हो रहा है। जैसे पिछले आंदोलन की मैं तुलना करूँ, नॉर्थ ईस्ट की भागीदारी नहीं थी, आज लद्दाख से भी लोग आ रहे हैं, दार्जिलिंग से लोग आ रहे हैं, त्रिपुरा से कम 100 से ज़्यादा महिला पुरुष वहाँ धरने पर आए बैठे। तो नॉर्थ ईस्ट की भूमिका है। लामा भी वहाँ धरने पर बैठे हैं, इधर से उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक के। अब पहले भिक्षु थोड़े थे, अब जैसे मथुरा से ही परसों 5 भिक्षुओं का दल वहाँ गया, धरने पर बैठा। हरियाणा से भिक्षु जाके वहाँ बैठे, मध्य प्रदेश के भिक्षु जा रहे हैं। तो आज भिक्षु भी अब तैयार हो के जा रहा है और धीरे धीरे आंदोलन जो फैल रहा है ना, इससे पता लग रहा है कि अब कामयाबी ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि ये जो एक्ट है ये गैर संवैधानिक है। आप लोग को आइसोलेट किया जा रहा है कि सिर्फ बाबा साहब के अनुयायी या सिर्फ शेड्यूल कास्ट में खासकर रविदास समाज के लोग वहाँ बैठ रहे हैं? या देखिए, जो कह रहा है वो कौन है? जो अपने आप को बचाना चाहता है। जो अपने आप को बचाना चाहता है वो हमारी कमजोरी को उजागर करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता, अगर बौद्धों की संख्या की बात करें तो हो सकता है कि हम 1, 2, 3 करोड़ हों, लेकिन जब बुद्ध की बात आती है तो बुद्ध के पीछे बाबा साहब खड़े होते हैं और बाबा साहब के पीछे इस देश में करोड़ों व्यक्ति खड़े हैं। आज भले ही उन्हें बौद्ध ना माना गया हो, लेकिन वो मन से भी और तन से भी, परंपराओं से भी, प्रतीकों से भी बौद्ध बनने में देर नहीं लगेगी। जब ये लगेगा कि हमारी बौद्धों की विरासत को खतरा है, बाबा साहब का बौद्ध में भारत नहीं बन रहा है, तो वो सारे लोग जो आज अम्बेडकराइट हैं वो कल बौद्ध बनेंगे और ये उनको बड़ी फिक्र है। और मैं कहता हूँ वो अगर ये कह रहे हैं कि अम्बेडकरवादी लोग हैं, अम्बेडकरवादी हैं तभी भारत में बौद्ध दिख रहा है। मैं खुद एक भिक्षु के रूप में खड़ा हूँ, अगर बाबा साहब मेरी समझ में नहीं आप लोग, सोनेलाल पटेल बुद्धिस्ट थे, जगदेव बाबू धम्म के प्रचारक थे, रामस्वरूप वर्मा उसके पक्षधर थे, पेरियार लल्लई सिंह यादव पक्षधर थे, तमाम बीपी मंडल साहब बोधगया जाते थे, तो उनके लोगों को क्यों नहीं जोड़े? खासकर किसान जातियों को, जो कि उन्हीं का धम्म था, उन्हीं का वंश था, बुद्ध उन्हीं से थे, तो उन लोगों को जोड़ने की कोशिश नहीं हो रही है। सुजाता ने उन्हें खीर खिलाया, वो खुद ही मतलब नंद वंश से थी, तो शाक वंश हो, नंद वंश हो, नाग वंश हो, ये सब बुद्धिस्ट थे। तो ये सब ऐतिहासिक बातों पर भी लगता है कि डिस्कशन होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही बात कही है। जितने नाम आपने लिए, चाहे लल्लई सिंह यादव का नाम है, जगदेव बाबू का नाम है, ये सभी लोग बुद्धिस्ट विचारधारा से बुद्धिस्ट थे, लेकिन वो एक जन आंदोलन नहीं बना पाए। उन्होंने विचार को रखा, लोगों को समझाया। इस समय में उस समय में अंतर है। इस समय में
साहित्य के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से ये विचार जनता तक पहुंच रहा है। अब जैसे मैं बताऊं, जब पिछली बार यहाँ बदन सुरेश शशि जी ने यहाँ धरना दिया था, उस धरने में मैं भी एक दिन के लिए शामिल हुआ था। एक बार वो फिर दोबारा आए थे, तब उसमें मैंने भी अपना वक्तव्य दिया था। जब मैं चीवर में नहीं था, मैं जानता भी नहीं था कि बीटी एक्ट क्या है, मैं जानता भी नहीं था बोध गया मुक्ति आंदोलन क्या है। आने बाद थोड़ा सा पता लगा, लेकिन आज हम इस आंदोलन को नेतृत्व दे रहे हैं। ये दूसरी पीढ़ी का प्रभाव है। जी, तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं वो दिल्ली में आए थे और ये आंदोलन बड़ा हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में और तमाम बौद्ध भिक्षु जो हैं वो जमा हो रहे हैं। क्या आंदोलन से अब संतुष्ट हैं? आंदोलन बड़ा हो रहा है? मालूम नहीं। मालूम नहीं। मालूम नहीं है आपको? आप तो आए हैं जंतर मंतर, आए हैं लेकिन कुछ पता नहीं क्या होगा। उदास हैं, नाराज हैं? नाराज भी नहीं है, उदास भी नहीं है। तो देखिए, बहुत भिक्षु हैं और नाराज हैं, उदास हैं कि आंदोलन सही दिशा से नहीं चल रहा है। और भी लोग हैं, तमाम लोग हैं। तो ये एक जो सबसे बड़ी बात है कि सोचिए, इतना बड़ा आंदोलन होने के बावजूद भी टीवी अखबार जो है वो इस आंदोलन को नहीं दिखा रहा है। ये देखिए, सोशल मीडिया, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, सोशल मीडिया का जमावड़ा है। दूसरी विंडो में आप तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ हज़ारों की संख्या में लोग आए थे यहाँ और उन्होंने आंदोलन किया है। क्या लग रहा है, आप जाएंगी बोध गया अभी? हाँ, मैं बोध गया, अभी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तब जाऊंगी, क्योंकि लंबा सफ़र है और मैं 66 साल में चल रही हूँ, तो पहले जैसी तो मैं भाग दौड़ नहीं कर रही। पर ये है, मैं ज़रूर जाऊंगी और धरने पे ज़रूर बैठूंगी, क्योंकि यहाँ पे भी हमने 6-7 महीने धरना दिया था। जिस टाइम 92 से चला था, तो हमने 6 महीने, और यहाँ से भी सरकार ने हमें भगा दिया। लगता है इस बार अच्छा रिस्पांस? हाँ, रिस्पांस अच्छा मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के और हिमालयन बौद्ध जुड़े हैं और हमें प्रसन्नता हुई कि आकाश लामा जी इसमें आ रहे हैं, नेतृत्व ले रहे हैं, तो हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें बोध गया मुक्त होना चाहिए। तो ये है, ये नहीं कि हम पुराने लोग हैं तो हम आगे जाए, क्योंकि हम बूढ़े हो गए तो यंग जनरेशन भी आए और बौद्धों की जो विरासत बौद्धों को सौंपे। और ये महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं, हमारा पर्सनल लॉ भी हो, बौद्धों का पर्सनल लॉ होना चाहिए, क्योंकि वो हिंदू के बीच में रखा गया। हमने बहुत दिनों से मांग की है कि हमारा पर्सनल लॉ अलग करिए, पर वो सरकार बहरी है। सोचिए, कितनी बड़ी विडंबना है कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी जो धम्म है, जिससे इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस देश के तमाम लोग जब विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि धम्म और बुद्ध की धरती से आया हूँ। उस देश में जो टीवी अखबार है वो इस आंदोलन को नहीं दिखा रहा है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।